नमस्कार। दतिया के ऊपर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में जिस तरह का मत का प्रयोग लोगों ने किया, सब लोग देखकर हैरान थे कि भाई उपचुनाव में अक्सर ऐसा होता है कि उतना मतदान नहीं होता जितना कि पूरे चुनाव के दौरान दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक सीट होती है उस पे लोग भी उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन अगर दतिया की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने घर से निकलकर मतदान किया, चूंकि कल बारिश भी थी कई जगह पर और उसके अलावा गर्मी का भी कहीं ना कहीं प्रकोप था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जिस तरह से वोट किया वो कहीं ना कहीं बताता है कि लोकतंत्र के अंदर दतिया क्षेत्र के लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं है। और यहाँ पर 72% के आसपास मतदान हुआ, जो अपने आप में एक अच्छा मतदान कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि 2023 में जब इस सीट के ऊपर चुनाव हुआ था तब 80% यहाँ पर मतदान पड़ा था, लेकिन उस समय क्योंकि आम चुनाव था, पूरे राज्य का चुनाव था, तो ऐसे में एक माहौल उत्साह बनता है। अब एक सीट के ऊपर चुनाव हो तो कई दफा लोगों में वो उत्साह नहीं बन पाता है, लेकिन दतिया के ऊपर जो लोगों ने जिस तरह से जोशो खरोश दिखाया, जिस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुंचे और इतनी दिक्कत परेशानी के बावजूद भी अगर 72% का मत पड़ा है, इतना मतदान हुआ है, तो अपने आप में बड़ी ये तारीफ के काबिल बात है। क्योंकि 70-75% के आसपास अगर मतदान होता है तो इसको अच्छा मतदान कहा जा सकता है। अब मूल प्रश्न जो है, मूल बात जो है कि क्या दतिया में 72-73% जो मतदान हुआ है और जिस तरह से ये लोग घरों से बाहर निकले, तो उसका फायदा किसको होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के हक में मत जो है ये फैसला जाएगा, क्या बीजेपी के हक में जाएगा, और क्या यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव हैं उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? भी संभावनाएं कई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो यहाँ पर 2023 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को करीबन 7,500 वोटों से हरा दिया था। अब ऐसे में उसके बाद उनके ऊपर कुछ मामले थे, उसके बाद उनकी जो विधानसभा जो सदस्यता थी वो रद्द हो जाती है और एक तरीके से यहाँ पर उपचुनाव का पूरा माहौल बनता है। और यहाँ पर भी बड़ा देखने को मिला एक अलग तरीके का समीकरण, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को लेकर हर कोई कह रहा था कि उन्हीं का नाम फाइनल होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अंतिम मौके पर आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया और इससे नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी के खिलाफ तमाम तरह से मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं। हमने ये भी देखा कि सड़कों के ऊपर तमाम जो समर्थक थे नरोत्तम मिश्रा के वो बैठ गए, रोड जाम कर दिया और तमाम तरह से वहां पर हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद जाकर कहीं स्थिति नियंत्रण में पहुंची, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाई आशुतोष तिवारी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है और सब लोगों को मिलकर उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद एक तरीके से खुद नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। अब जबकि मत पड़ चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, अब इसके बाद क्या वाकई में ये माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा के कहने के बाद जितने भी बीजेपी के जो कह सकते हैं समर्थक हैं या जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या एकदम से आशुतोष तिवारी के समर्थन में आ गए होंगे या यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा? क्योंकि कुछ दिनों पहले इस तरह की भी खबरें आई कि अगर नरोत्तम मिश्रा होते तो कुछ और माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता, लेकिन दादा के नहीं होने से यानी नरोत्तम मिश्रा के नहीं होने से चुनाव में वो उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसे लोग कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब चूंकि उससे आगे की बात बढ़ चुकी है, चुनाव हो चुके हैं, 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे, ऐसे में अब तमाम जो अटकलबाजियों का खेल है, तमाम जो कह सकते हैं कि अपना अपना मत लगाने का जो पूरा सिलसिला यहाँ पर वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा। कोई कहता है कि नरोत्तम मिश्रा को ना उतार के बीजेपी ने गलती कर दी, क्योंकि चुनाव एक तरीके से अगर नरोत्तम मिश्रा होते तो उनकी तरफ चला जाता, लेकिन यहाँ पर घनश्याम सिंह को फायदा हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये भी एक बार कहता हुआ नजर आता है, फिर एक बार ये भी कहता है कि राजेंद्र भारती उस तरह से चुनाव में प्रचार में नजर नहीं है जैसा उनको आना चाहिए था। उनके परिवार के लोग भी उतने एक्टिव दिखाई नहीं पड़े। तो तमाम तरह का यहाँ पर मामला जो था वो बनता हुआ दिखाई पड़ा कि अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लूप खोलते तो बीजेपी की तरफ से भी लूप खोलते और इन दोनों के बीच में दामोदर यादव जो लगातार अपनी ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लगातार अपना माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, कभी बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे थे, कभी कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर
अपना प्रचार प्रसार किया। आखिरी रोज़ यानी 28 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँचे थे, रोड शो उन्होंने किया था उस दिन, उससे पहले भी वो पहुँचे थे नामांकन के बाद। तो एक तरीके से दामोदर यादव ने भी अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन मिला-जुला कर देखा जाए तो जो चर्चाएँ हैं वो यही निकल कर सामने आती हैं कि चुनाव आखिर में सिर्फ़ 2 पार्टियों के बीच में यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में रहा। अब इसमें बाज़ी कौन मारता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्या घनश्याम सिंह जो अनुभवी चेहरा है, मजबूत चेहरा है, 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्या उनके पक्ष में मतदान जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? या फिर यहाँ बीजेपी की तरफ से पहली बार किस्मत आजमा रहे आशुतोष तिवारी के पक्ष में ये माहौल चला जाएगा? तो अब अटकलबाजियां हैं, तरह तरह से लोग बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर पहले की तरह चुनाव 80% रहा होता तो अपने आप में हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर देती। चूंकि 72% रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी इसका एडवांटेज उठाती हुई दिखाई पड़े। ये भी लगातार चर्चा आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई जिस तरह से प्रशासन शासन ने यहाँ पर सत्ता का जो कह सकते हैं दुरुपयोग किया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बिना बताए ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनके एक एजेंट को अपने साथ ले गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई कि भाई ऐसी कोई घटना कहीं पे नहीं हुई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा कि जो जीतू पटवारी हैं ये बात कहते हुए नजर आए थे कि लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है, यानी कि वोट खरीदने का प्लान बना लिया है। और ये तक कहते हुए नजर आए कि भाई अगर पैसा कोई लेकर आए तो पैसा आप ले लीजिए, लेकिन वोट उनको मत दीजिए। और ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं जीतू पटवारी, उन्होंने लगातार बीजेपी के ऊपर एक तरीके से तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है, उनके प्रत्याशी के पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा है, तो बीजेपी यहाँ पर पैसों की बिना पर चुनाव को अपने हाथों में लेना चाहती है। और ये तक कहा गया कि करोड़ रुपए जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है, बीजेपी उनको बांटने का सिलसिला शुरू कर रही है ताकि मतों को अपनी तरफ किया जा सके। इस तरह की बातें जो है जीतू पटवारी ने कही। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर कड़ा ऐतराज भी जताया गया था। लेकिन अब इन तमाम बातों से इतर जब 3 अगस्त को चुनाव के परिणाम आएंगे, उस वक्त की जो स्थिति होगी वो अपने आप में देखने वाली होगी कि क्या यहाँ पर आशुतोष तिवारी जिनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा किया है, युवा चेहरा है, क्या उनके पक्ष में माहौल बनता है? अगर वो चुनाव जीतने में असमर्थ रहते हैं या वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो क्या नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर से वही वर्चस्व देखने को मिलेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? साथ में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर दतिया की सीट पर एक बार फिर वो जीत दर्ज कर देते हैं तो क्या पार्टी के अंदर एक नए उत्साह का संचार होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ जो खेमा है, चुनावों से उनकी दूरी दिखाई पड़ी, प्रचार प्रसार उतना होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह उनके बेटे ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और उसका फायदा कितना कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ा वो देखना होगा। और साथ में बीजेपी के लिए भी अगर देखा जाए, जो आशुतोष तिवारी हैं उनके लिए शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो है उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी प्रचार प्रसार में जुटे रहे। तो ऐसे में देखा गया कि आशुतोष तिवारी के लिए माहौल बनाने का प्रयास तो बीजेपी नेताओं ने खूब किया। और साथ में अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो भी लगातार बदस्तूर जो है अपने प्रत्याशी यानी आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि चलिए नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह का यहाँ पर माहौल बनाया, क्या उनके समर्थक भी ये बात मानने को राजी हो गए होंगे और क्या उनका समर्थन अब वोटों में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ा होगा? ये अपने आप में प्रश्न बन जाता है, क्योंकि खूब दिखाई पड़े, वो खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही उठकर सामने आया कि क्या उनके पक्ष के लोग, क्या उनके समर्थक जो थे और जो लगातार हंगामा कर रहे थे सीएम मोहन यादव से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को जो है वो बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो एकदम से आशुतोष तिवारी के पक्ष में आ गए होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे में अब जबकि घड़ियां लगातार कम हो रही हैं, लगातार समय घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 3 अगस्त को सुबह से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा है, तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई जो है
यहाँ पर आशुतोष तिवारी के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कोई दामोदर यादव की बात कर रहा है तो कोई घनश्याम सिंह की बात करता हुआ नजर आता है। और तीनों ही जो चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, तीनों ही की स्थिति यहाँ पर मजबूत बताई जा रही है। लेकिन अंतिम पायदान पर कौन जीत दर्ज करता है, कौन सबसे आगे निकलता हुआ नजर आता है, ये 3 अगस्त को कहीं ना कहीं फैसला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन तीनों बड़े नामों में से इस दफा जीत किसके हिस्से में आने वाली है? आपको क्या लगता है, क्या घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है क्या उनकी जीत होगी, या फिर आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी क्या उनकी खाते में जीत जाएगी, और क्या दामोदर यादव यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? इन तीनों ही बड़े चेहरों के अलावा भी कुल मिला जुलाकर 21 नाम यहाँ पर ऐसे रहे जो प्रत्याशी के रूप में सामने थे। अब यहाँ अगर 2-3 चेहरों की बात की जाए तो मिला जुलाकर यही नजर आते हैं। अब इसमें से आपको कौन सा बड़ा चेहरा लगता है जो चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है? कौन से चेहरे पे आपको लगता है कि जो है जीत जो है उसकी सुनिश्चित होती हुई दिखाई पड़ेगी, और किसके हक में जनता का फैसला गया है? अपना कमेंट जरूर करके बताइए। और क्या अगर यहाँ पर हार जीत कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी की होती है तो क्या इससे समीकरण बदलते हुए मध्य प्रदेश में नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना। आप लगातार जुड़े रहिए और अपने सुझाव हम तक भेजते रहिए। नमस्कार।